हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना इंतहा, और बता जुल्म की क्या होती है। जवान बेटियों को गाड़ियों में बिठा के और उनके वालिदैन को कहा जाए कि तुम्हारी बेटी जवान है, मगर अब तलक तूने ये नहीं बताया मुझे क्यों बुलाया। बड़े बड़े प्लीज। से मेरी वालदा को एक मैसेज आता है, एक वीडियो जाती है और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है। और रहते कायदर वृंदा, तो वो कोट लखपत में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। 4 मार्च 2024, 4 मार्च 2024 का दिन गुजर रहा है बहुत तेजी से। बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस, इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के न्यूली इलेक्टेड द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन से ज़्यादा वैसे उनकी सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन से ज़्यादा वो उनकी इम्पोजिशन हुई है। बहरहाल ये जो इम्पोज प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अब इस स्टेज के ऊपर हल्फ उठा रहे हैं और कुछ दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो उनको अब वेलकम भी कर चुकी हैं। मैं उसका जिक्र भी आपके सामने करता हूँ। तो ये एक ऑन गोइंग डेवलपमेंट है। आप ये भी सुन चुके हैं कि अयाज सादिक साहब एज द न्यू स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली वो एक जॉइंट सेशन बुला चुके हैं पार्लियामेंट का 9 मार्च को, जहां प्रेसिडेंट की सिलेक्शन होनी है, चुनाव होना है प्रेसिडेंट का। आसिफ अली जरदारी साहब का चुनाव किया जाएगा, जो कि कैंडिडेट हैं 6 जमातों के। उनको PMLN, पाकिस्तान, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप वगैरह की सबकी उनकी सपोर्ट जो है उन्हें हासिल है। और उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जनाब महमूद खान अचकजई साहब को, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही जय्यद मशहूर पश्तून पॉलिटिशियन है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। और इसी हवाले से एट द सेम टाइम महमूद खान अचकजई साहब के घर के ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटे में जो हमला हुआ, उसकी कॉन्डेमनेशन हर तरफ से हुई है। बिलावल ने भी की है और भी सियासी हल्के कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो कर ही रही है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी कर रही है, ज़राए इब्लाग भी कर रहे हैं। लेकिन कोयटा के डिप्टी कमिश्नर ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है बहुत ही चे किस्म की। और एक्सप्लेनेशन ये दी है कि चूंकि महमूद खान अचकजई ने अपने घर की बाउंड्री के अंदर इलीगली तौर पे 2.5 कनाल की ज़मीन बैरिकेड की हुई थी, इसलिए उस ज़मीन को वागुजार करवाने के लिए पुलिस ने वहाँ पे रेड किया। ये एक्सप्लेनेशन खासी बेकार है, बेचारे डिप्टी कमिश्नर को ऐसी ही एक्सप्लेनेशन देनी थी। और डिप्टी कमिश्नर की तनख्वाह के ऊपर का मामला था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मैटर्स ऑफ बियॉन्ड हिज पे स्केल, उसको अच्छी तरह से पता है। अच्छा, पाकिस्तान में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि हकीकतें सबको पता होती हैं। फॉर इंस्टेंस, असेंबली की जो सारी हकीकत है वो सबको पता है। इस असेंबली के अंदर सबसे ताकतवर जो सियासी इकाई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन नंबर सबसे ज्यादा जो है वो PMLN के हैं। अच्छा, सबसे बड़ी तो सियासी इकाई दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको तो मैं भूल ही गया था क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पिक्चर से बाहर है। सबसे बड़ी सियासी इकाई तहरीक इंसाफ है, लेकिन उसको तो ज़ाहिर है बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। इस कोएलिशन के अंदर जो सबसे ताकतवर सियासी इकाई है वो आसिफ अली जरदारी साहब की इकाई है। उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं ही असल में पॉलिटिकल पावर हूं और नवाज शरीफ अब पॉलिटिकल पावर नहीं है। नवाज शरीफ को भी ये पता है, MQM को भी पता है कि हमारे पास कोई सीट्स नहीं है। अच्छा, अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि जो एक्चुअल नेगोशिएशन होती है बिटवीन PPP, PMLN पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, उसमें सबको पता है कि हमारी असल हकीकत क्या है। आवाम को भी पता है, ज़राए इब्लाग को भी पता है, भाई लोगों को भी पता है, सबको पता है। तो जो एक्चुअल नेगोशिएशन हो रही है इन इकाइयों के दरमियान में, वो एक्चुअल रियलिटीज़ के ऊपर हो रही है। तो हाथी के दांत दिखाने के और हाथी के दांत खाने के और पाकिस्तान में हमेशा 2 किस्म की हकीकतें होती हैं। एक वो हकीकत होती है जो अंदर से पूरे पाकिस्तान को पता होती है कि क्या हो रहा है। दूसरी वो होती है जो पब्लिक स्पेस में खड़े होकर आपने कहनी होती है। तो जब मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करता हूं तो ये ज़हन में रखें कि शहबाज शरीफ साहब हलफ तो उठा लेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये अपनी पूरी काबीना नहीं बना सकेंगे जब तक कि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। बिकॉज अब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उसके बाद उनका भी एक इनपुट होगा, बिकॉज जो सबसे बड़ी इकाई इस कोएलिशन में है सियासी एतबार से वो आसिफ अली जरदारी हैं। तो उनके फैसले डोमिनेट करेंगे, शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन निस्बतन कमज़ोर रहेगी। और ये भी जहन में रखिए कि जब 2008 और 2013 के दरम्यान में आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो आसिफ अली जरदारी ने कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे अपनी तमाम प्रेसिडेंशियल पावर्स गिव अवे कर दी थी। वो हमेशा बहुत फख्र से ये कहते थे कि मैंने अपनी पावर्स गिव अवे कर दी हैं। लेकिन पॉलिटिकली वो इतने एस्ट्यूट थे, ये इतने क्लेवर थे, ये इतने चालाक थे कि उन्होंने सारा कंट्रोल जो है वो रखा हुआ था। तो एक डेवलपमेंट प्रेसिडेंसी के हवाले से। एक डेवलपमेंट वो भी है जहां तहरीक इंसाफ, जिसने अब बड़ी कामयाबी से अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए हैं, वो अपना सारा और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आपके इलेक्शन होने चाहिए, उस तरह से उन्होंने करवा लिए हैं।
और उनको खासी उम्मीद है कि ये रिजल्ट्स जिनका उन्होंने अनाउंस कर दिया है, इसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ला उनका छीना हुआ है ज्यादती करके, वो बल्ला उनको वापस मिलेगा और वो तहरीक इंसाफ की हैसियत से नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर वापस आ सकेंगे। वो आ सकेंगे, ये नहीं आ सकेंगे, ये किसी कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में होगा। ये उनके इलेक्शन की सेहत पे नहीं होने लगा, ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी पे नहीं होने लगा। इसका ताल्लुक वंस अगेन गिव एंड टेक से होगा और ये फैसला भाई लोगों का फैसला होगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं होगा। मैं ये साथ साथ चीज़ें इसलिए कहता हूँ कि तमाम पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग इन चीज़ों को ऐसे लिखते हैं जैसे ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करना है या यानी इलेक्शन कमीशन ने करना है, वहाँ पे हरगिज़ उन्होंने नहीं करना। अच्छा, ये भी बड़ी पेनफुल है जिसके ऊपर मैं मज़ीद डिटेल में आऊँगा कि अहमद शाह जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, जिनको लाहौर में पुलिस ने ज़दुकूब किया, जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, वो फुटेज सारी सामने आ चुकी है, आप उसको ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अहमद शाह को जब पुलिस ने उठाया तो वो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थे, भले चंगे थे, और उसके बाद उनकी वो सूरत हाल हुई कि वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में लैंड कर गए विद अ हेड इंजरी, और वो कोमाटोज हैं और ज़िंदगी और मौत के कशमकश के दरमियान वो फंसे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस, जहाँ पे मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बनी है, वहाँ पे कितना जुल्म, टिरनी और जबर का इस्तेमाल किया जा रहा है एक नई पॉलिटिकल रियलिटी की कबूलियत हासिल करने के लिए। और यही वो बड़ी थीम है इस वीलॉग के अंदर कि बड़ी पिक्चर क्या है, जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक सेकेंडरी, बहरहाल ये एक रियलिटी है। अब मैं दूसरी पहले एक पॉइंट की तरफ आ जाऊँ। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जो खबरों को फॉलो करते होंगे, आपको पता चला होगा कि पहले ईरान, फिर चीन और फिर तुर्की ने शहबाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर वेलकम किया। अभी किसी की वेस्टर्न गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन वो भी कर लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसकी वजह जो है वो क्या है। लेकिन एक पहला पॉइंट ये देखिए कि चीन, रूस, ईरान, चीन, रूस, ईरान, तुर्की वाला जो है, इनके पाकिस्तान के लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। चीन का, रूस का, ईरान का तो खैर है एक ह्यूमन रिलेशनशिप, लेकिन ये पुराना जो इंटरस्टेट रिलेशनशिप है कि रियासत की ज़मीन के टुकड़े के ऊपर अगर कोई भी काबज़ हो जाए, वो अफगान तालिबान ही क्यों ना हो, तो ये रियासतें जो हैं ये फौरी तौर पे उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर अफगान तालिबान को अभी तक रशिया, चाइना ने तो उसमें इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अगर रूस ने, चीन ने और बहुत सी और दुनिया ने या ईरान ने उसको खुल के एक्सेप्ट नहीं कर सके, अफगान तालिबान को एंगेज नहीं कर सके, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका का जो वेस्टर्न ब्लॉक है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से अफगान तालिबान के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रखी हुई है रिगार्डिंग द इंक्लूसिव गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द फीमेल एजुकेशन, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे। सबसे ज़्यादा जो ताकतवर इकाई है इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, वो अमेरिका और उसका वेस्टर्न अलायंस है। चीन की उतनी पसली है नहीं। मैं कई बरसों से इस पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जहन में क्वेश्चन ये होता था कि क्या कभी चाइनीज़ डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो सकेगा? क्या ऐसा होगा कि अमेरिका और उसका अलायंस इतना कमज़ोर हो जाए कि एक चाइनीज़ लेड ग्लोबल ऑर्डर खड़ा हो जाए? शायद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कोई ऐसा ख्वाब छुपा छुपा सा देखने की कोशिश की थी उन्होंने 2013-14 में, जब वो बने चाइना के की लीडर। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंक्रीजिंगली वेस्ट ने अपने आप को जिस तरह से डिप्लॉय किया है और जिस तरह से उन्होंने चीन का मुहासरा कर लिया है और चीन को उन्होंने अंडर प्रेशर रखा हुआ है, चाइनीज़ के पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है दुनिया में मूव करने की। और चाइनीज़ इस रीजन के अंदर जहाँ पाकिस्तान है, वो जिसको कहते हैं कि उसी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने, हालांकि बावजूद इसके कि चाइनीज़ को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो इस रीजन में इन्फ्लुएंस बाय करना चाहते थे। उनकी सारे एक ग्रैंड डिज़ाइन था और उनके ग्रैंड डिज़ाइन का रास्ता रोक दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रोका गया, दुनिया के और बहुत से ममालिक में जहाँ बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, वहाँ वेस्ट ने इस तरह से चीज़ें मूव की हैं, या इनिशिएटिव लिए हैं, या इंगेजमेंट की है, या अलायंसेस खड़े कर लिए हैं, या मसाइल खड़े कर दिए हैं, जैसे बर्मा के अंदर, कि वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया। बेल्ट रोड इनिशिएटिव को सबसे ज़्यादा उसकी जो तारीफ होती है वो पाकिस्तान के अंदर से ही होती है, या बहुत सी जगहों पे एकेडमिक होती है। सो चाइना इज़ ऑल्सो इन ट्रबल। बस इतना ही मैं यहाँ पे पॉइंट आपके सामने रखना चाहता था। अब बात आ जाती है कि थोड़े ही दिनों में बाकी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। उसकी वजह क्या है? अभी तो नहीं किया उन्होंने, अभी वो कॉशियस हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे पास ग्लोबल
वेस्टर्न जो क्रॉस अटलांटिक ग्लोबल ऑर्डर है, जिसमें एक तरफ अटलांटिक के अमेरिका कनाडा है या लातीनी अमेरिका है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप है, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, और फिर ये सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं, यूरोपियन यूनियन आता है। इस क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटीज में, पाकिस्तानी लोगों के पास कोई इतनी कनेक्टिविटी, पेनिट्रेशन, रेजोनेंस, रिलेशनशिप नहीं है गवर्नमेंट्स के साथ, पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स के साथ, ओपिनियन मेकिंग सर्कल्स के साथ, ज़राए अबलाग के साथ। गो के मगरबी ज़राए अबलाग ने 8 या 9, 10 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने खुद से एक बड़ा क्लियर पोजीशन उन्होंने ली है कि ये इलेक्शन जाली हुए हैं, इसमें सीरियस रिगिंग हुई है, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, ये उन्होंने खुद से पोजीशन ली। ये जो पोजीशन ली है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजलिस टाइम, इंटरसेप्ट ने, या बरतानिया में गार्डियन ने, और अखबारात ने, BBC ने, डूशे वेले ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने, और भी बहुत सी पब्लिकेशंस ने, अब तो हिंदुस्तान के अखबारात ने भी लिए, ये कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी की कोई काविश की वजह से, इंटरकनेक्टिविटी की वजह से, या हमारे कोई लिंकेजिंग, या अल जजीरा ने लिए, ये हमारी वजह से नहीं ली। ये इनके एडिटोरियल बोर्ड्स की अपनी एक पोजीशनिंग है, ये इनका एक वर्ल्ड व्यू है, ये इनकी वैल्यू सिस्टम है जिसमें उन्होंने पोजीशन ली। अगर हमारी इंटरकनेक्टिविटी होती क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड के अंदर, तो हम इस वेस्टर्न मीडिया ने जो पोजीशन ले ली थी, इसके ऊपर हम कैपिटलाइज कर सकते, लेकिन हमारी है नहीं। और ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि वाइल वी आर प्रेजेंट इन द क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड फॉर मोर देन 50 ईयर्स, 60-70 साल से, बरतानिया में तो बहुत देर से पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, अमेरिका में शायद 60-70 साल से है, 60 साल से है, 1960s में ही ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे आए थे, तो उस हिसाब से तकरीबन 60+ ईयर्स में है। लेकिन बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी 100 बरस पुरानी है, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं, प्री पार्टीशन ज़माने से पाए जाते हैं, स्पेशली 1950 से पाए जाते हैं। तो वो ट्रैक्शन, वो कनेक्टिविटी हमारी यहाँ पे नहीं है, होनी चाहिए, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये अच्छा, अब बहुत मुश्किल भी नहीं है, और आपने देखा है कि गुज़िश्ता 2 बरस में जब पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपना माइंड इस पे फोकस किया है, तो उनको कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने लग गए, और आपने देखा है कि एक रेजोनेंस पैदा की है, एक असर उनका है। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा मजीद काम करने की ज़रूरत है, खास करके अमेरिका में, जहाँ ये एक इलेक्शन ईयर है। यहाँ पूरे 435 मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस ने, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने नवंबर में री इलेक्ट होना है, प्रेसिडेंट तो होना ही है, उसके अलावा 33-34 सेनेटर्स ने भी री इलेक्ट होना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मैंने एक वीलॉग किया था चंद घंटे पहले, 12-14 घंटे पहले, वीलॉग तो नहीं था बेसिकली, मैंने एक इंटरव्यू डिस्कशन की थी कांग्रेसमैन ग्रेग कसार के साथ, जो टेक्सास के 35th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से हैं। ग्रेग कसार वही हैं जिन्होंने कांग्रेस वुमन सूजन वाइल्ड के साथ मिलके उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और एक लेटर जनरेट किया प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, जिसपे 31 सिग्नेचर्स हुए 3-4 दिनों में, और वो प्रेसिडेंट को लेटर और स्टेट डिपार्टमेंट को दे दिया गया, जिसमें 3 डिमांड्स उनकी हैं। एक डिमांड यह है कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ की, इसकी रिकग्निशन को अमेरिका विद होल्ड करे उतनी देर तक जब तक कि ये हुकूमत, इन जो रिजल्ट हैं इलेक्शन के, उनकी कोई प्रॉपर ट्रांसपेरेंट शफाफ स्क्रूटनी नहीं कर लेती, उसका एक मैकेनिज्म सामने लेकर नहीं आती। और दूसरा ये है कि जितने पॉलिटिकल वर्कर्स और प्रिजनर्स हैं उन्हें रिहा किया जाए। तीसरा ये है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ये बावर करवाया जाए कि अमेरिकन लॉज जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं एक्शंस की, जहाँ कोई ऑफिशियल्स कहीं पर भी दुनिया में अगर डेमोक्रेसी को डिसरप्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करते हैं, करप्शन को बढ़ाते हैं, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये 3 डिमांड्स के हवाले से कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने इनिशिएटिव लिया, और इसी चीज को डिस्कस करने के लिए मैंने ग्रेग कसार का एक इंटरव्यू किया था। We could quickly respond after these elections and after these allegations of rigging with this letter, really pushing the State Department to say we should withhold recognition of a new government until there is independent and credible investigation that the election was not rigged. उस इंटरव्यू को अभी तक 50,000 लोगों ने देखा है, जिसकी मुझे बड़ी मायूसी है। यूजुअली मेरा ख्याल था कि इसको कम से कम भी 100,000 से ज़्यादा लोग देखेंगे। मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन के ऊपर उसका पूरा इमेज दिखाता हूँ, ये GBS न्यूज़ के ऊपर पड़ा हुआ है, और इसको आप इसको देखें। अगर आप में से जो लोग इसको नहीं देख सके, इट्स अ गुड डिस्कशन, इट्स अ पाथ ब्रेकिंग डिस्कशन। इस डिस्कशन से आपको अमेरिका के सिस्टम के अंदर की जो प्लूरैलिटी है और यहाँ कैसे मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर एग्जिस्ट करते हैं, उसका आपको अंदाजा होगा। ये एजुकेशनल डिस्कशन है। अच्छा, अब इसको देखा नहीं लोगों ने, और ये शुरू से ठुस हो गया। जैसे ही मैंने इसको पोस्ट किया, ये ठुस हो गया। ऐसा होता नहीं है, बड़ा एबनॉर्मल तरीके से ठुस हो गया। और मैंने उसके बाद 2 कम से कम यूट्यूब एक्सपर्ट्स जो हैं IT रिलेटेड सीनियर लोग, उनसे मैंने पूछा कि क्या है।
उन्होंने कहा कि इसमें आपने गलती ये की कि आपने इसके 1 घंटा आधा घंटा पहले अनाउंस कर दिया कि ग्रेग कसार का इंटरव्यू आप अभी अपलोड करने वाले हैं, और भाई लोगों ने, उनके पास अब बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म्स हैं, उन्होंने बाकायदा बजट रखे हैं उनकी सोशल मीडिया टीम ने, तो उन्होंने टारगेट करके इसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। आम आदमी जो देखने वाला है उसको नहीं पता चलता कि विजिबिलिटी रिड्यूस होने का क्या मतलब है। विजिबिलिटी रिड्यूस होने का मतलब है कि एक वीडियो के डिजिटल इंप्रेशन ही जनरेट नहीं होते। अगर एक वीडियो के पहले 2-3-4 घंटे में 500,000 डिजिटल इंप्रेशन जनरेट होते हैं और उसका क्लिक थ्रू रेट जो है वो 15% है, तो हर 1 लाख में से कम उसे 15,000 लोग जो हैं हर डिजिटल इंप्रेशन में देखते हैं, और अगर 5 लाख डिजिटल इंप्रेशन जनरेट होते हैं तो उसको 75,000 लोग जो हैं वो फिर देख लेते हैं क्लिक थ्रू रेट में। और भाई लोगों के पास बड़ी कैपेसिटी है कि वो आपकी रीच को रिड्यूस कर देते हैं। तो जो देख रहा होता है वो ये समझता है कि मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो मिल गई ये वीडियो, लेकिन और बहुत बड़ी ऐसी तादाद होती है जो अदरवाइज जिसको रोजाना वीडियोस मिलती हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वीडियो जो है वो उसके मुशाहिदे में नहीं आती, चूंकि उसका डिजिटल इंप्रेशन जनरेट होते हैं कम, तो वो उनको नजर नहीं आती। तो बहरहाल इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको देखें। इस इंटरव्यू में बड़ी मेहनत की है, इंटरव्यू कहने में 20-21 मिनट का है, लेकिन इसके पीछे कई दिनों की एफर्ट भी है, रिसर्च भी है, कनेक्टिविटी भी है, तो इसको जरूर आप देखें। क्योंकि जब इस किस्म के लोगों के आप इंटरव्यू करें और उनको ज्यादा लोग ना देखें, तो उनकी जो टीम्स होती हैं उनको मायूसी होती है, और फिर दोबारा आपको उनसे दोबारा मांगते हुए कि भाई हमें दें आप इंटरव्यू डिस्कशन, एक प्रॉब्लम होता है। तो ये मैं चाहता था आपके साथ डिस्कस करूं। देखिए, बिगर पिक्चर ये है कि बिलावल जरदारी भुट्टो हों या मरियम नवाज हों, शरीफ खानदान हो या जरदारी हो, या उनके पीछे खड़े हुए पाकिस्तान के जनरल साहिबान हों जिनको सो कॉल्ड पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इन सब का इस वक्त जो पसूड़ी और मसला है वो ये है कि इन्होंने एक फिजिकल पॉलिटिकल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ दिस पार्लियामेंट, एक फॉर्म 47 करके एक जाली पार्लियामेंट तो इन्होंने खड़ी कर ली है। इन्होंने एक यहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर खड़ा कर लिया है, एक प्राइम मिनिस्टर का ओथ इन्होंने करवा दिया है, अभी ये प्रेसिडेंट जो है उसका ओथ करवा देंगे। तो एक फिजिकल शक्ल का ढांचा तो इन्होंने बना लिया है और स्ट्रक्चर कर लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि पॉलिटिकल ढांचे फिजिकल नहीं होते। पॉलिटिकल ढांचे जो हैं वो बड़े आइडियाज़ के ऊपर बेस करते हैं। पॉलिटिकल ढांचे आइडियोलॉजिकल होते हैं। पॉलिटिकल ढांचा जो है उसकी एक कंसेप्चुअल रियलिटी होती है, और वो जो कंसेप्चुअल रियलिटी उसकी होती है ह्यूमन फॉर्म में, उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना होता है, उसको उन्होंने कबूलियत देनी होती है। और जब तक उसको लोग कबूलियत नहीं देते, वो सियासी ढांचा आप उसमें कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना खड़ी कर ले, वो एक बिल्कुल खाली बिल्डिंग होती है। जैसे लोग कई दफ़ा कह देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है पाकिस्तान की, वो तो बहुत शानदार है, लेकिन आप उसमें देखें वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के पत्थर कोई इंसाफ नहीं दे पाते। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, कितनी ही आप इनकी शानदार बिल्डिंग्स क्यों ना खड़ी कर दें, इनसे इंसाफ नहीं निकलता। तो असल जो सब्सटेंस है वो इंसाफ है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो ढांचा खड़ा किया गया, इसकी कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। तो अब इस वक्त कोशिश ये की जा रही है, जो बिगर पिक्चर ये है कि मुख्तलिफ हीलों बहानों से इस सियासी ढांचे को, जो फिजिकल तो है, इसको कबूलियत दिलवाई जाए, एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई जाए आवाम की, जिसके लिए ट्विटर को भी बंद किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि दूसरी तरफ से जो रेजिस्टेंस आती है उसमें ये नंगे हो जाते हैं। ट्विटर को भी बंद किया हुआ है। ख्वाहिश ये है कि सोशल मीडिया को भी थोड़े अरसे के लिए बंद कर दें, यूट्यूब को बंद कर दें। जो यूट्यूब की इंडिविजुअल वीडियोज़ हैं मेरी तरह की, उनके ऊपर ये क्रैक डाउन करते हैं। मैंने कई दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया। तो ये कि सारे नैरेटिव को कंट्रोल करके ये चाहते हैं कि अवाम अल्टीमेटली मायूस हो जाएं और अवाम दिल बर्दाश्ता हो जाएं और इनकी नई हकीकत को एक्सेप्ट कर लें। अब इस हकीकत को एक्सेप्ट करने में ही आप देखते हैं कि जो PR कैंपेन है उसमें बिलावल जरदारी की आपको बड़ी स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको बिलावल साहब की नज़र आ रही हैं। उनकी स्टेटमेंट वो भी है जहां वो कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब के PTP शहबाज शरीफ साहब का जो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन प्लान है हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ इलेक्शन की रिगिंग के जो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है, इरेगुलरिटीज़ का, हम उसमें भी PTI की बात सुनने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि PTI जो है अगर जुडिशल कमीशन बैठाना चाहती है May 9 में, हम उसे वेलकम करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ और भी उन्होंने इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट की। कोई भी स्टेटमेंट की अगर आप डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब ऑप्टिक्स के लिए है, मसनूई है, कोई सिंसेरिटी इसमें नहीं है। ज़राए इब्लाग को दिखाने के लिए, भाई लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उनकी स्टेटमेंट्स। दूसरी तरफ जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, एक तरफ तो उनकी पुलिस जो है वो सड़कों के ऊपर अहमद शाह को सदुकूब करते नजर आ रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है, मारपीट कर रही है। दूसरी तरफ एक बहुत ही सॉफ्ट एंजल के फिगर की हैसियत से वो एक स्कूल चली जाती हैं, वहाँ जाके बच्चों को बड़ा प्यार करती हैं, टीचर्स के साथ बड़ी इज्जत और तमीज़ से पेश आती हैं, उन्हें कहती हैं पढ़ाएं, उनसे उनके कोर्सेज पूछती हैं, बच्चों के साथ बैठ जाती हैं। बैठो 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 बैठो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? ज्योग्राफी?
हाँ जी बेटा जल्दी से रिवाइज कर ले आप लोग बड़े बड़े प्लीज। मतलब फुल फ्लेज पीआर कैंपेन है वो। तो जब शुरू में उनकी कैबिनेट बन रही थी तो लोगों ने ये कहा था कि इनकी कैबिनेट के अंदर एक स्पेशल मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा, मिनिस्टर ऑफ क्यूटेक्स, मिनिस्टर ऑफ मेकअप, मिनिस्टर ऑफ ट्विटर, ये सब जो है रखने पड़ेंगे। फोटोग्राफी का भी एक, क्योंकि फोटोग्राफी भी बड़ी स्पेशल किस्म की होती है। कुछ अर्सा पहले आपको पता चला होगा कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बाकायदा बताती हैं कि राइट साइड से खींचें, लेफ्ट साइड से खींचें, इधर से खींचें, उधर से खींचें, तो पूरी डायरेक्शन का उनका एक सीन होता है। नथिंग इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एंड रियल अबाउट हर। तो वो भी एक चीज जो है वो चल रही है इस हवाले से। लेकिन रियलिटी क्या है इस वक्त? रियलिटी ये है कि अगर आप फुटेज देखें कि किस तरह से नॉर्वे के अंदर एक शादी हो रही है जहां पे तमाम नौजवान जो डांस कर रहे हैं, उन सब नौजवानों ने इमरान खान का मास्क पहना हुआ है, कैदी नंबर 804 का उन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये एक तरह की रियलिटी है। लेकिन ये रियलिटी इस वक्त है क्या, इसकी कुछ ग्लिम्सेस मैं अब आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं। और अगर वो अपना एक इंप्रेशन आपको दे दें, अगर आप उनको फील कर सकें, तो मेरे आप समझें कि पैसे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे इस हवाले से। कहते हैं कि किसी भी कौम का जो बहुत ही ब्रिलियंट लिटरेचर होता है, उसका इंटेलिजेंट लिटरेचर होता है, वो आलम करब में पैदा होता है। जबकि कौम किसी करब से गुजर रही होती है, टर्बुलेंस होती है उसके अंदर, उसमें एक जुल्म हो रहा होता है, लोग गुस्से में होते हैं, यानी परेशान होते हैं लोग, और जहाँ तबकाती कशमकश होती है, तो उससे एक बहुत ताकतवर लिटरेचर जो है वो जन्म लेता है। रशियन लिटरेचर के बारे में कहा जाता है, इनकलाब फ्रांस से पहले का और उसके बाद के लिटरेचर के बारे में कहा जाता है, और यूरोप में जितनी टर्बुलेंस हुई उसके हवाले से बहुत शानदार लिटरेचर एग्जिस्ट करता है। स्पेनिश सिविल वॉर के हवाले से बड़ा लिटरेचर एग्जिस्ट करता है। खास करके लातीनी अमेरिका ने बड़ा रिच लिटरेचर पैदा किया है, क्योंकि लातीनी अमेरिका के अंदर जो ग्रिंगो की बदमाशी है, ऊपर से नॉर्थ की साइड से अमेरिकन ग्रिंगो की जो बदमाशी है, उसके खिलाफ एक बड़ा आलम करब और बड़ा इस्तराब रहा है। और उस इस्तराब ने बहुत खूबसूरत लिटरेचर पैदा किया है, मैक्सिको से, कोलंबिया से, वेनेजुएला से, अर्जेंटीना से। पाकिस्तान के लोगों ने उर्दू में या अंग्रेजी में कोई ऐसा लिटरेचर तो पैदा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के जो जज्बात और उनकी जो कैफियत हैं, उसने एक ऑडियो विजुअल मीडियम की शक्ल अख्तियार की है। और उनका जो ये लिटरेचर और रिएक्शन है, उसे आप ऑडियो विजुअल फॉर्म के अंदर देख सकते हैं। जब आप सुनते हैं अनवर मकसूद साहब के इंतहाई तल्ख चुभते हुए जुमले, जब वो ये कहते हैं कि कायद आज़म अगर आज होते तो कोट लखपत जेल में होते, तो आपको एक लिटरेचर जो है, एक रिएक्शन, एक लिटरेरी रिएक्शन जो है नजर आता है। अगर कायदे आज़म मजीद 4-5 साल जिंदा रह जाते हैं तो क्या तब भी पाकिस्तान के हालात यही होते हैं? और रहते कायदे आज़म जिंदा तो वो कोट लखपत में रहते। अगर 1 साल रहे जिंदा, उन्होंने खुद देखा कि ये मैंने गलती की मुल्क बना के। आप वो मुशायरा देखते हैं जहाँ लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं, छोटे भाई और बड़े भाई के डायलॉग का मुशायरा है, बहुत ही खूबसूरत, जिसके आखिर में बात यहाँ पे खत्म होती है कि मुझे क्यों बुलाया। बड़ा भाई छोटे से ये कह रहा है, मुझे तूने मुफ्ते में लारा लगाया, कहाँ से उठाकर कहाँ ला बिठाया, अजब एक सब्ज बाग मुझको दिखाया, यूं ही मुफ्त में बूट पॉलिश कराया, वाह वाह वाह, ना लस्सी पिलाई ना जर्दा खिलाया, ना वादा निभाया ना पंचर लगाया, नई शेरवानी अकारत गई, फालतू नान कुलचे का खर्चा कराया, ना शादी हुई ना वलीमा कराया, मुझे हर जगह तूने रुस्वा कराया, मगर अब तलब तूने ये नहीं बताया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। तैयबा राजा की वीडियो जब आप देखते हैं, जहां वो ये कह रही हैं कि कैसे उनकी मां को एक वीडियो भेजी गई किसी लड़की के ऊपर तशद्दुद, ज्यादती, रेप की, उनको डराने के लिए, कैसे एक सेशन जज साहब ने उनको कहा कि तुम्हारा जो लीडर है उसका तो फाइनेंशियल आ गया है, वो तो यहाँ से दौड़ रहा है। मेरी वालदा को एक मैसेज आता है, एक वीडियो जाती है, और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं, और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है। और मेरी माँ जो पूरी रात रोई, ये पूरी जिंदगी मेरी माँ के उस रोने का कर्ज नहीं उतार सकती। इनके पीछे इतनी माँ की बद्दुआएं हैं, इतनी बद्दुआएं हैं कि इनकी दुनिया और आखिरत से सारे लोगों ने कहा कि रेप हो चुका है। सनम की वालदा को बहुत सारे लोगों ने कहा, सनम की वालदा जब हमें मिलने एटीसी आई थी तो वो सनम को और मुझे हाथ लगा लगा के पूछ रही थी कि तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं है। तो एटीसी के एक जज जिन्होंने आके हमसे ये बातें की थी, और उस वक्त का बहाना बनता नहीं था, उनके अल्फाज, ਤੁਹਾਡਾ लीडर नस्ल है
ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ तो मैंने उसको जवाब दिया था कि जिस दिन वो नस जाएगा ना जिस साडा लीडर नस जाएगा तो अगले दिन आना मैं लिख के दे दूंगी मेरी बेल रिजेक्ट करके मेरी वकील से बदतमीजी करके किसी के उन जज ने मुझे हाई कोर्ट गिफ्ट कर दिया था अपनी तरफ से कि चुको फाइल पे ला जाओ मैं नहीं दे रहा बेल जहां वो कमेंट्स आप देखते हैं सब सोशल मीडिया पे चीजें जहां से मैंने उठाई हैं जहां आप देखते हैं कि शहरयार आफरीदी इंतहाई तासुफ से अफसोस से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं कि माशरे की इकदार कभी ऐसी थी नहीं जो कुछ गुज़िश्ता 2 बरस में किया गया है जिस तरह से माशरती इकदार जो हैं वो तबाह हो गई हैं उस पर जो शहरयार आफरीदी के कमेंट्स हैं वो भी इस नए ऑडियो विजुअल लिटरेचर का एक हिस्सा है कोई नहीं सोच रहा कि गुज़िश्ता 2 बरस में आपने माशरती ढांचों को और इकदार को जिस तरह से तोड़ा है और पामाल किया है इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इस मुल्क के ऊपर क्या होंगे जो किया गया है हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ अल्लाह दुश्मनों के साथ भी ना करे ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे आपने कभी नहीं सुना था जवान बेटियों को गाड़ियों में बिठा के और उनके वालिदैन को कहा जाए कि तुम्हारी बेटी जवान है और वो जो एक बारिश शख्स है कि तो मुझे सबसे पहले इसका जिक्र करना चाहिए था वो जो बारिश शख्स है जो किसी खेत पे खड़े होकर कहता है कि कोई शर्म होती है कोई हया होती है तो वो कहता है हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना इंतहा और बता कि जुल्म की क्या होती है शर्म होती है कोई चीज हया होती है बेज़मीरों को खबर क्या है कि क्या होती है हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है पूछ कैदी से के रहता है वो अडयाला में तुझको बतलाएगा कि क्या चीज वफा होती है हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना इंतहा और बता कि जुल्म की क्या होती है बात इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी